हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द टॉक इंस्टीट्यूट। आई एम मानु गुप्ता, योर फिजिक्स फैकल्टी, जो आज आपको क्लास 9 का जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 पे। आज हम पता है किसके बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस, आज का लेक्चर रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। काफी सारे बच्चों को आती है इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत, और एग्जैक्टली ये होता क्या है वो भी समझने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि एग्जैक्टली ये क्या है, क्या कंडीशंस हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेटिस्फाई करता है। इसी के साथ साथ हम लोग इसका प्रूफ भी देखने वाले हैं, क्योंकि प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। और मैं आपको प्रूफ दो तरीके से कराऊंगी, एक सेकेंड लॉ के थ्रू और एक थर्ड लॉ के थ्रू। मेजरली एग्जाम में आपको थर्ड लॉ के थ्रू ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ दिखाना होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आप बहुत अच्छे से सीख सके और धीरे धीरे हाई लेवल तक लेके जाएंगे। ओके, सो यू अंडरस्टूड आज की क्लास में क्या करने वाले हैं। तो चलिए, रेडी हैं सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सभी बच्चे बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि एंडिंग में ही मेन पार्ट आने वाला है न्यूमेरिकल्स, जो हम पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझ के ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। करें शुरू। चलिए, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए सबसे पहले तो ये ही बात कर लेते हैं कि आखिर मोमेंटम होता क्या है। राइट, तो मोमेंटम के बारे में मैंने आपका डिटेल एक लेक्चर बनाया हुआ है, लेक्चर नंबर 3 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, जिसमें हमने मोमेंटम की बात की है, उसकी डेफिनेशन की बात की है, और साथ में कई सारे अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी करे हैं। तो इससे पहले अगर आप मोमेंटम का लेक्चर नंबर 3 देख लें तो दैट्स मच बेटर। अभी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा था। मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी बॉडी में कितना मोशन कंटेन है। राइट, कि उस बॉडी में कितना मोशन कंटेन है उसको हम क्या बुलाते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम इज द मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। है ना, कि किस बॉडी में कितना मोशन है उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर इस हिसाब से इतना मोमेंटम रहेगा। वहीं अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें कि आखिर मोमेंटम क्या रहेगा, सो वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of body is called momentum। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब हमें क्या पता है कि मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद p। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हम इस पे ऐसे सिंबल लगा सकते हैं, एंड द फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम हमेशा ध्यान रखना उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम हो जाएगा। सो p इक्वल्स टू mv। इससे हमें समझ में आता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड SI यूनिट इज मास की क्या होती है, kg। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये होता है मोमेंटम, p इक्वल्स टू mv। जस्ट थोड़ा आइडिया मैंने आपको यहाँ दे दिया है, बाकी डिटेल के लिए आप लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं। ओके, इतना समझ में आया, p इक्वल्स टू mv। अब बात कर लेते हैं आखिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व किया जाएगा। जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। अब ना ऐसा ऐसे ना आपने ना कहीं और भी सुने होंगे, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सुना होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुने। तो हम ये बोलते हैं कि अगर हम एक सिस्टम ले रहे हैं, उस सिस्टम का जितना मोमेंटम फिलहाल है, ठीक है ना, उस सिस्टम का जितना मोमेंटम फिलहाल है, आफ्टर समथिंग मतलब कुछ कोर्स हैपन होगा,
उसके बाद भी मोमेंटम उतना ही रहेगा। अब ये क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सिस्टम किसे कह रहे हैं हम लोग। ध्यान से सुनना, जब हम किसी चीज को सिस्टम बोल रहे हैं, किसी चीज को सिस्टम बोल रहे हैं, तो वो चीज दुनिया से अलग हो गई है, मतलब दुनिया से उसका लेना देना नहीं है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, एक कार है, ठीक है, एंड इट इज मूविंग। तो मान लो इसका जो मोमेंटम है, ठीक है ना, इस गाड़ी का जो मोमेंटम है वो मान लेते हैं दैट इज 100 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वी हैव वन मोर कार विच इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है, और मान लो इसका कितना है 50 kg मीटर पर सेकेंड। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने सिस्टम किसको माना, ये दो गाड़ियां जो हैं ये एक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, और इसको अब दूसरी दुनिया से, जो बाकी बाहर की दुनिया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं हमारा जो सिस्टम है उसका जो टोटल मोमेंटम है, हमारे सिस्टम का, ये जो सिस्टम है इसमें क्या है, सिस्टम में दो गाड़ियां हैं, इसका जो टोटल मोमेंटम है वो कितना हो गया 150 kg मीटर पर सेकेंड। वो किसके इक्वल होगा, ध्यान से सुनिए, मान लो ये दो गाड़ियां आपस में क्या हुआ, ये टकरा गई, इनका कोलिजन हो गया, और कोलिजन के बाद हम देख रहे हैं अभी भी गाड़ियां वैसे तो मूव कर रही हैं, ठीक है, बट इस दौरान हम देख रहे हैं कि इनका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है ना भाई, टकराई गाड़ियां एक दूसरे पे इंपैक्ट डालेंगी ना भाई, जो पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी को टक्कर मारती है तो आगे वाली गाड़ी थोड़ा और भागती है और पीछे वाली गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, होता है ना ऐसा, यानी कि दोनों गाड़ियों के मोमेंटम में चेंज आएगा। एक बार को मान लेते हैं कि गाड़ी में चेंज क्या आया कि इसकी स्पीड कितनी, इसका मोमेंटम कितना हो गया 80 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या पता चला कि अगर इसकी स्पीड 80 हो गई है, ओके, तो आपको पता चलेगा इसका मोमेंटम 80 kg मीटर पर सेकेंड हो गया है, तो इसका मोमेंटम 70 मिलेगा। कहने का मतलब, अगर मैं पूछूं इसका टोटल मोमेंटम कितना हुआ, तो 80 प्लस 70 150 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम मिलेगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ दिस कार, है ना, दीज कार्स का जो मोमेंट वो हुआ कोलिजन, उसका जो मोमेंटम था उस टाइम पे, आफ्टर द कोलिजन भी हमें वही मोमेंटम मिल रहा है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ द सिस्टम। समझे? तो हमने इन दो गाड़ियों को अपना सिस्टम का पार्ट बना लिया था, सही है। अब ऐसे ही मान लो हम कोई और एग्जाम्पल ले लें, है ना, जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल ले लें कि एक लड़की है, ठीक है, वो भाग रही थी, भागते भागते टकरा गई किसी चीज से, है ना, किसी गाड़ी से टकरा गई। तो इनका जो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम पहले था, टकराने के बाद इनका टोटल मोमेंटम उतना ही रहेगा। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है कि जितना भी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब कोलिजन के अलावा और भी चीजें हैं जो कि हैपन हो सकती हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल अगर ले लूं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास यहाँ पे गन प्लस बुलेट है, ये गन प्लस बुलेट हमारा यहाँ का एक सिस्टम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ऑब्जर्व किया कि जब इसमें से बुलेट बाहर निकली, है ना, जब इसमें से बुलेट बाहर निकली तब गन पीछे गई, है ना, ऐसा होता है, आपने नोटिस किया हो कभी कि जब मान लो आपके पास वो होता है, गन होती है ना, जब गन से बुलेट बाहर आती है, जब गन से बुलेट बाहर आती है तो आप देखते हो कि जो गन होती है ना वो पीछे जाती है एकदम से। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बुलेट जैसे ही बाहर आई दिस इज एक्शन, और गन का पीछे जाना इज रिएक्शन। इसको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो गन पीछे जाती है ना इसको बुलाया जाता है रिकॉइल, रिकॉइल ऑफ द गन, इसका पीछे जाना, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं अब इस पूरे सिस्टम का एक तरह का सिस्टम हो गया ना हमारा गन प्लस बुलेट, तो इसका मोमेंटम जो होगा वो इसके टोटल मोमेंटम के इक्वल होगा। समझ रहे हो, मतलब कोलिजन जरूरी नहीं है, कोई भी इंसिडेंट जो कि हैपन हो, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो बॉम्ब का। अगर हमारे पास एक बॉम्ब है, ठीक है, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो जितना मोमेंटम बॉम्ब का है अभी, कितना है, जीरो। एक्सप्लोजन के बाद भी उसका टोटल मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे क्या केस हुआ, यहाँ कोलिजन थोड़ा हुआ, यहाँ क्या हुआ, एक्सप्लोजन। तो कोई भी एक इंसिडेंट हम बोलेंगे कि कुछ इंसिडेंट होगा, तो उस इंसिडेंट से पहले वाला जो मोमेंटम है वो इंसिडेंट के बाद वाले टोटल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट
इसमें ना एक कंडीशन है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह दुनिया में हर तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं, देयर इज कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि कंजर्व मोमेंटम तभी करेगा जब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो होना चाहिए, बाहर से आके कोई फोर्स ना लगाए। मतलब जो सिस्टम है ना, सिस्टम में जैसे हमारी दो गाड़ियां थी, ये आपस में एक दूसरे पे कितना भी फोर्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर एक्सटर्नली कोई और चीज आके उन पे फोर्स लगाए या कोई और आके इंटरफेयर करे। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बच्चे कई बार डेफिनेशन लिखते हुए इस बात को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, इस बात को नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो लगाना पड़ेगा, तब इट इज पॉसिबल। यू गॉट इट? ओके, सो व्हाट वी कैन से हियर कि हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, सबसे पहले तो हम ऐसा लिखेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि हमने क्या बोला था, हम सिर्फ एक स्पेसिफिक सिस्टम की बात करेंगे, उस सिस्टम में कुछ भी चीजें हो सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, इफ द एक्सटर्नल फोर्स acting on body is zero, acting on body is zero, then total momentum, है ना, total momentum of system before collision is equal to total momentum after collision. You got it? That's how we can define it. It's very important to write this, that if external force acting on the body is zero. Okay, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब इसको और देखिए, अब इसमें और कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो पहले हमने जो बॉडी ली है उसका मास है m1 एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, ठीक है। दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2 एंड इज मूविंग विद u2, ऐसा हम मान रहे हैं। फिर आप क्या बोल रहे हो कि ये जो बॉडी है ना, ये चलते चलते ऐसे इससे टकराई, ऐसे, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, अब इनके मोमेंटम्स में चेंज आया अकॉर्डिंगली। मान लो फिर अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v1 एंड इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v2, ठीक है। तो ये बिफोर कोलिजन हो गया, वो आफ्टर कोलिजन हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग कि इसका जो मोमेंटम है वो क्या लिखोगे, m1u1, ठीक है। इसका मोमेंटम बताओ, m2u2, इसका मोमेंटम बताओ m1v1, और इसका क्या हो जाएगा m2v2। दैट्स हाउ वी कैन राइट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, व्हाट वी कैन राइट हियर कि जो मोमेंटम पहले है कोलिजन से पहले वो कितना है p1 प्लस p2 एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना है p3 प्लस p4। सो दैट मींस m1 u1, p2 की वैल्यू क्या लिखी है हमने, p2 की वैल्यू हमने लिखी है m2 u2, राइट, तो वो डाल दो। सिमिलरली p3 की जगह पर m1 v1 डाल दो एंड दिस विल बी m2 v2। सो कैन यू सी दैट कि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया है। यही एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना, जब भी न्यूमेरिकल्स करने होंगे, बस ये स्टेटमेंट आप लगा देना, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, आपका हर तरह का क्वेश्चन बनेगा, देखना। सो दैट्स हाउ वी कैन से दिस इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रहेगी।
अब देखो बेटा, ये वाला जो मैंने आपको लिखवाया है ना, ये फॉर्मूला, इससे आप ना कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब किसी भी तरह का कैसे भी घुमा फिरा के सवाल पूछ ले, बस आप ये लाइन याद रखो, ये लाइन रखो कि ये हम अप्लाई करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारा हर सवाल बनेगा, यस, हर एक तरह का सवाल बनेगा, ठीक है। चल, ये समझ में आ गया, m1u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, हमने कैसे डिफाइन किया है, सब किया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। अब देखेंगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपने जो भी एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखे थे, बिल्कुल वही एग्जाम्पल्स आप सभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देख पाएंगे। यस yes, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ में एग्जाम्पल किसका लिया था, गन का एग्जाम्पल लिया था कि गन से जब बुलेट बाहर आती है, जब गन से बुलेट बाहर आती है तब क्या होता है, जैसी बुलेट बाहर आती है एक तरह का वो एक्शन हो जाता है, और गन पीछे जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ द गन, रिकॉइल ऑफ द गन, वो उसका रिएक्शन था। कहीं ना कहीं ऐसा कह रहे थे ना। तो हम ये कहना चाहते हैं, अब ये ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि ये हमारा पहले सिस्टम है, क्या, गन प्लस बुलेट। तो गन प्लस बुलेट दोनों कैसी हैं, रेस्ट पे, तो दोनों का मोमेंटम कैसा हो गया, जीरो। समझ रहे हो भाई, पहले गन भी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या हुई, जीरो, बुलेट भी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या हुई, जीरो। तो इसका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है ना, फायर करने से पहले का, वो कितना है, जीरो। अब हम कह रहे हैं जैसे ही बुलेट बाहर आएगी, ऐसे, ठीक है, जैसे बुलेट बाहर आई तो हमने देखा जो गन है दैट विल गोइंग टू रिकॉइल, इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। तो यहां पर भी हमने ऑब्जर्व किया कि मोमेंटम क्या करेगा, कंजर्व करेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था, 0 kg मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कितना होगा, अगेन 0 kg मीटर पर सेकेंड। प्रूफ भी करेंगे कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसमें आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए और एग्जाम्पल, हमने बात करी थी कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो इस केस में क्या होता है, नीचे की तरफ गैसेस निकलती है जिसे एक्शन बोलते हैं, और इसका रिएक्शन ऊपर मिलता है। तो जब तक हमारा रॉकेट नहीं चल रहा था तो रॉकेट क्या था, रेस्ट पे था, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब इसने चलना शुरू किया, चलना शुरू किया तो नीचे से फायर निकल रही थी, ऊपर मूव कर रहा था। तो हम कह रहे हैं टोटल मोमेंटम बिफोर दिस मूविंग कितना था, दोनों रेस्ट पे थे तो 0 kg मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही चलना शुरू किया, जैसे ही चलना शुरू किया, तो हम ये कह रहे हैं कि वहां पे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी, आफ्टर मूविंग कह सकते हैं, वो भी 0 kg मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, दोनों को मिला के। ठीक है, दोनों को मिला के। ठीक है, ऐसे आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने ना बहुत सारे एग्जांपल्स आपके यहाँ पे लिख दिए हैं कि एग्जाम में अगर आपसे पूछ लें राइट द एग्जांपल्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आपके पास 10 एग्जांपल हैं। यस, आपके पास 10 एग्जांपल हैं बताने के लिए। और इन्हीं के साथ मान लो कभी कोई एमसीक्यू आ गया कि भाई ये कंडीशन है, उसमें बताओ कौन सा वाला लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा ये वाला एग्जाम्पल तो अनु मैम ने बताया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है, तो आप उस हिसाब से एमसीक्यू में भी आंसर कर पाएंगे। राइट, तो देखिए क्या क्या एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। जैसे कि पहला है गन रिकॉइल। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बुलेट बाहर आती है गन से तो गन क्या जाती है, पीछे जाती है, रिकॉइल करती है। राइट, आपको पता है ये जो आर्मी पर्सन होते हैं, जो चलाते हैं ना, पिस्टल वगैरह चलाते हैं, आप कभी नोटिस करना वो ना अपने शोल्डर पे ना बहुत टाइटली करके रखते हैं इसको, गन को या पिस्टल को, क्योंकि ना क्या होता है जैसे ही वो फायर करते हैं ना उनका एकदम से झटका लगता है, वो पीछे जाती है, रिकॉइल करती है। तो इस केस में ना उनका जो ये शोल्डर है वो डिसलोकेट भी हो सकता है। तो बहुत ही केयरफुली इसको हमें चलाना पड़ता है, ठीक है ना। अरे आपने वो भी तो देखे होंगे, वो जो टैंकर्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं, टैंकर्स में भी ऐसे होता है। टैंकर में इतनी भारी भारी बॉल्स होती हैं, कैनन बोलते हैं उनको, कैनन बॉल। तो वो जो कैनन बॉल तोप चलाते हैं ना, अभी मूवीज वगैरह में देखा होगा, अपने बॉर्डर में देखा होगा, राइट। और बहुत सारी जो फाइटिंग वाली मूवीज होती है उसमें जिसमें टैंकर्स यूज करते हैं कि जब कैनन बॉल बाहर निकलती है ना, गोला बाहर निकलता है, तो एकदम से कैनन वो जो टैंकर होता है पीछे जाता है, रिकॉइल करता है। तो जैसे रिकॉइल ऑफ गन होता है ऐसे रिकॉइल ऑफ टैंकर भी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से कैनन बॉल बाहर आई है, ठीक है ना। तो उधर भी क्या हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा है। ओके, ठीक है। और देखिए जंपिंग फ्रॉम अ बोट, जब हम बोट से उतरते हैं, जब हम बोट से उतरते हैं तब भी मोमेंटम कंजर्व करता है। ये एग्जांपल हमने न्यूटन थर्ड लॉ में भी देखा है, राइट। ओके, तीसरा देखिए, बैलून रिलीजिंग एयर। बैलून रिलीजिंग एयर पे आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी भी दी गई है।
एक्टिविटी भी दी गई है जिसमें ऐसा बोला गया है कि आप क्या कर सकते हो, एक ऐसे धागा ले लो, थ्रेड ले लो, इस थ्रेड पे आप क्या कर सकते हो, एक बैलून फुला लो और उस बैलून को ऐसे इस धागे के साथ बांध लो, है ना, ऐसे। अब यहां से इसका जो थ्रेड है ना, जैसे आप खोलोगे तो यहां से बाहर क्या आएगी, एयर आएगी, और एयर जैसे ही बाहर आएगी तो ये क्या करेगा, ऐसे पीछे की तरफ भागेगा। एयर आगे भागेगी, एक तरह से कह सकते हो ये एक्शन हो गया, और ये क्या करेगी, पीछे भागेगी। तो आप देखोगे बैलून इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यहाँ पे मोमेंटम यस कंजर्व हो रहा है। सो एयर मूव्स गोज बैकवर्ड्स, बैलून मूव्स फॉरवर्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं। देन वी हैव द अदर एग्जांपल, टू पीपल ऑन द स्केटबोर्ड, ठीक है ना। तो मान लो दो बंदे स्केटबोर्ड पे हैं, उसने क्या किया, एक को पुश किया, तो ऑटोमेटिकली वो उसको पुश कर रहा है लेकिन खुद भी पीछे जाएगा क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व करना है। यस, हमने क्या बोला था भाई, एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए बस। अब ये दोनों क्या हो गए, दोनों बंदे जो स्केटबोर्ड पे हैं वो दोनों सिस्टम का पार्ट है, वो एक दूसरे पे फोर्स कितना भी लगा सकते हैं लेकिन बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, ठीक है। तो ये भी आप नोटिस करना, कार कोलिजन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा यही था। फिर उसके बाद वी कैन टेक दीज एग्जाम्पल्स, जिसमें क्रिकेट बैट हिटिंग बॉल वाला एग्जाम्पल है, रॉकेट लॉन्च हम डिस्कस कर चुके हैं, बुलेट हिटिंग अ वुडन ब्लॉक, किसी बुलेट ने क्या किया, वुडन ब्लॉक को हिट किया। जैसे मान लो ये हमारा वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है, बुलेट। अभी जो बुलेट है वो तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आ रही होगी, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम तो है, पर ये जो ब्लॉक है ये तो इनिशियली कैसे था, इट इज एट रेस्ट, ठीक है ना, ये तो हमारे रेस्ट पे था। अब मान लो जैसे ही यहाँ पे बुलेट आई, मान लो वो इसके अंदर चली गई ऐसे, अब दोनों क्या होंगे, दोनों साथ में चलेंगे ऐसे, यानी कि ब्लॉक प्लस बुलेट दे आर मूविंग टुगेदर। अब ध्यान से सुनो, जब भी कोई बॉडी साथ में चलती है, टकराने के बाद साथ में चलती है, तो उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी क्या, बोलो। व्हेन यू आर सिटिंग इन द कार एंड द कार इज मूविंग, तो क्या आपकी और कार की वेलोसिटी अलग है, दैट इज सेम ओनली। जब दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने देखा मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। इनफैक्ट इन द फिश स्विमिंग ऑल्सो मोमेंटम कंजर्व, और जब कोई पर्सन ट्रॉली से उतरता है जैसे कि बोट के केस में, तब भी मोमेंटम कंजर्व करता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भर भर के हमारी दुनिया में है, एंड न्यूटन थर्ड लॉ भी। एंड दैट्स व्हाई बोलते हैं कि बहुत ज्यादा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है हमारे न्यूटन लॉज। यस, यहाँ तक क्लियर है, ओके। चलिए बढ़े आगे, ओके। चलिए आगे बढ़ने से पहले बेटा, जितने भी बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको जितना भी मैंने कंटेंट करा है आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आपको उनका नोटिफिकेशन आता रहे और आप वो लेक्चर्स जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस, अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रूफ। जैसा मैंने आपको बोला था कि हम प्रूफ कैसे करने वाले हैं, दो तरीके से करने वाले हैं, एक तो सेकंड लॉ से और दूसरा थर्ड लॉ से। तो देखिए सेकंड लॉ के लिए बात करते हैं। सेकंड लॉ का प्रूफ बहुत इजी है ना। बस छोटी सी बात देखनी है कि यहाँ एक बात मुझे बताओ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैं बात करती हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी ना कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ऐसा स्टेटमेंट था। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे ना लगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे ना लगे तो मोमेंटम क्या हो जाता है, मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो हम क्या कह रहे थे कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन इन दैट केस मोमेंटम कंजर्व्स, ऐसे ही बोला था हमने। तो इसका मतलब इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, तो देखो यहाँ पे डाल के देखते हैं, देन दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये तो यहां चला जाएगा। सो जीरो इक्वल्स टू डेल्टा पी, सो जीरो इक्वल्स टू डेल्टा पी, मतलब यहां से देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन, तो दिस इज डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो के इक्वल।
मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना मोमेंटम पहले था, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में रहेगा। कहने को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स पी फाइनल इक्वल्स टू पी इनिशियल। यस, पी फाइनल इक्वल्स टू पी इनिशियल, दैट्स हाउ वी कैन से दैट। समझ में आई बात, है ना? तो ऐसे हम सिंपल इसको प्रूव कर सकते हैं, क्या बोल के, कि फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल माइनस पी आई को यहाँ ले जाओगे तो प्लस पी आई के इक्वल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह पा रहे हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यस, या फिर फाइनल मोमेंटम जितना होगा उतना ही इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा क्या, प्रूफ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। मतलब कि अब जो प्रूफ हम करेंगे वो करेंगे थर्ड लॉ के हिसाब से। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से वी आर गोइंग टू प्रूव दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th के लिए भी और 11th के लिए भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछते हैं, है ना? बार बार पूछते हैं, ध्यान से देखिए। तो देखो, इसके लिए अपने को करना क्या है, बहुत सिंपल, ध्यान से देखते रहना, सब चीजें हो जाएंगी आराम से। अपन ना क्या करते हैं, यहाँ पे ना दो बॉडीज ले लेते हैं, एक ये रही, एक दूसरी। ठीक है, अब मान लो इसका मास m1 है, फर्स्ट बॉडी का, एंड इसका मास है m2। ठीक है, और हम क्या देते हैं, ये जो आगे बढ़ रहा है ये u1 वेलोसिटी से बढ़ रहा है और ये u2 वेलोसिटी से बढ़ रहा है। तो ये जो है समय, ये बिफोर कोलिजन का है। अभी कोलिजन नहीं हुआ है, दोनों के बीच में टकराव नहीं हुआ, बस ये भी चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप चाहते हो कि पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी को टक्कर मारे, पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी को टक्कर मारे, तो क्या जरूरी है, बोलो क्या जरूरी है? कि पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। अगर पीछे वाली जो गाड़ी है उसकी स्पीड ही कम है तो वो आगे वाली को टक्कर कैसे मारेगी? सही बात है। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन तो है, क्या? u1 जो है वो u2 से बड़ा है। ठीक है ना, इस हिसाब से हम बात करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या बोला, अब उसने उसको पीछे से आके क्या मारी, टक्कर। तो हमने देखा, तो शायद जब टक्कर मारी होगी तो ये ऐसे दिख रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं ये ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा हुआ होगा। ठीक है, पीछे वाले ने टक्कर मार दी, ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। फिर आपने क्या देखा, अब कोलिजन के बाद हमने देखा कि क्या हुआ। ठीक है ना, तो हमने कोलिजन के बाद नोटिस किया कि इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो गई है। ठीक है ना, एक की वेलोसिटी हो गई है v1 तो दूसरे की वेलोसिटी क्या हो गई है, v2। ऐसा, यहाँ तक क्लियर है? सो दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन, दिस वन इज आफ्टर कोलिजन, ऐसा हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरह से डायग्राम बना देना है, ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत लिख देना, सपोज एंड ऑल, ठीक है, वो सब। बस आपको ये ध्यान रखना है, बिफोर कोलिजन हमें ऐसे मेंशन करना है, आफ्टर कोलिजन ये मेंशन करना है। अब ध्यान से सुनो, मैं अगर आपको बोलूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे बिफोर कोलिजन की, चलो बात करते हैं, इसका मोमेंटम हम लिखना चाहते हैं p1, तो वो क्या होगा, m1 u1। इसका मोमेंटम अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो क्या हो गया, m2 u2। ठीक है, इसका मोमेंटम हम लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो गया, m1 v1। और इसका मोमेंटम क्या हो गया, m2 v2। खैर, मतलब ये तो मोमेंटम्स की बात हो गई, इस तरह से हम लिखेंगे। अब एक बात सोचो, जब ये बॉडी पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी से टकराई तो क्या उसने फोर्स नहीं लगाया? लगाया ना फोर्स। यस, पीछे वाली ने आगे वाली को फोर्स लगाया। तो क्या आगे वाली ने पीछे वाले पे फोर्स नहीं लगाया होगा? लगाया होगा ना। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कि आगे वाली ने भी तो पीछे वाले पे फोर्स लगाया होगा। क्यों लगाया होगा? बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ।
जो ये बोलता है कि जितना फोर्स पहली बॉडी दूसरी पे लगाती है उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली पे लगाती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वी नो दैट, यस। तो वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। ध्यान से देखिए कि हमने क्या बोला, जब ये आपस में टकराई ऐसे, ये बॉल, तो मान लो ये बॉल 1 है, ये 2 है, तो हम क्या कह रहे हैं, इसने इस पे टक्कर मारी, तो हम कह रहे हैं दूसरे वाले ने भी तो इस पे टक्कर मारी, यानी कि फोर्स 1 ने जो 2 पे लगाया, इसको देखिए ध्यान से, ऐसे लिखते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है ना। F12 का मतलब जब भी ऐसे लिखते हो ना, आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि फोर्स लगता किस पे, आगे वाले पे, लगाता कौन है, पीछे वाला। ऐसे लिखने का तरीका होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, F21 कि फोर्स एक्टिंग ऑन 2, सेकेंड बॉल पे फोर्स लगा किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट की वजह से। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखो ध्यान से क्या बोलता है ये, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। बोलो, बात सही है कि नहीं, सही है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज माइनस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। जितना फोर्स ये बॉडी इस पे लगाएगी उतना ही फोर्स ये बॉडी इस पे लगाएगी। इज इट करेक्ट, यस। तो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्स किस पे लग रहा है, फर्स्ट बॉडी पे लग रहा है ना, फोर्स किस पे लग रहा है, फर्स्ट बॉडी पे लग रहा है। अब हम क्या यूज करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे, जो क्या बोलता है, फोर्स इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। पर मास किसका लिखेंगे, ध्यान से सुनो, किस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, किस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो मास भी तो फर्स्ट बॉडी का लिखेंगे, एक्सेलरेशन भी तो फर्स्ट बॉडी का लिखेंगे, माइनस ऑफ, यहाँ भी अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ऐसा लिखेंगे। चलो फर्दर इसको आगे करते हैं मूव। हमने क्या बात करी, m1 a1 इक्वल्स टू माइनस m2 इंटू a2। ओके, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। एक बार देखना यहाँ पे कि जो हमारी फर्स्ट बॉडी है, कौन सी है फर्स्ट बॉडी, ये है फर्स्ट बॉडी, ये वाली है फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट बॉडी का फाइनल वेलोसिटी बताओ कितना है, v1, इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितना है, u1, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे लिखेंगे v1 माइनस u1, मान लो कितनी देर में इसका वेलोसिटी चेंज हुई, मान लो टाइम t, ऐसा लिख दिया। देन आफ्टर दैट माइनस m2, नाउ यू हैव टू राइट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड बॉडी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। कितनी है फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें तो सेकंड बॉडी ये है और इसकी फाइनल वेलोसिटी है v2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, v2 u2, तो ये हो गया v2 माइनस u2। और बेटा टाइम ऑफ कांटेक्ट जितना इस बॉडी के लिए था उतना इसके लिए था, तो t तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, राइट। अब हम t से t काट सकते हैं, यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स राइट दिस, दिस इज व्हाट, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू माइनस m2 u2, ऐसा लिखेंगे, सॉरी v2, ऐसा लिखेंगे पहले। अब देखो ध्यान से, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अगर हम m2 को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ध्यान रखना ये, तो ये हो गया प्लस m2 u2, राइट। अच्छा लेट्स डू वन थिंग, इसको इधर ले आते हैं, ये माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, ये वाला माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m2 u2, इसको वहां ले जाओ, प्लस m1 u1। एक बार ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, ध्यान से देखो, m1 v1 प्लस m2 v2, दिस इज व्हाट, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ऐसा ही था ना, पढ़ा था ना हमने ये चीज, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यस। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा दिखने में सुंदर लगेगा, ठीक है ना, बाकी बिल्कुल मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा इसको ऐसे रीअरेंज करके दिखा देते हैं। ये देखो,
तो देखो ये वाली जो चीज थी m1u1 वाला, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा था ना m1u1 किसके इक्वल है p1 के, m2u2 किसके इक्वल है p2 के, m1v1 किसके इक्वल है p3 के, एंड सो ऑन लाइक दिस। बात करी थी ना। तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, दिस इज व्हाट p1 प्लस p2 इक्वल्स टू p3 प्लस p4। यानी कि हमने क्या कंक्लूड किया, वी कैन कंक्लूड दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equals to total momentum after collision। समझ में आया? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो कुछ इस तरह से हम इसमें बात कर सकते हैं, देख लो ध्यान से। समझ में आया? So this is the proof with the help of Newton's third law, जिसमें हमने क्या बोला, we have the two bodies। फर्स्ट बॉडी का जो मास है m1 कितने से मूव कर रही है, u1 से। दूसरी बॉडी का मास कितना है, m2 कितने से मूव कर रही है, u2 से। ये है कोलिजन से पहले की सिचुएशन, राइट। टकराने के बाद अब इनकी मास और वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली हमने देख लिया, और मोमेंटम हम लिख सकते हैं। अब हम क्या बोलेंगे कि हम अप्लाई करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, जो बोलता है कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाया उतना ही दूसरी ने पहले पे लगाया होगा। लिखने का तरीका, फोर्स एक्टिंग ऑन वन, ये वाले इस पे लगता है ड्यू टू टू, फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, ऐसे लिखते हैं। ये देखो लाइक दिस। अब ये कैसे लिखा जा सकता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। सेम हियर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम कैंसिल हो जाएंगे। नाउ यू हैव दिस, लुक एट दिस केयरफुली। नाउ वी हैव टू रीअरेंज, बस इसको इधर ले जाओ उसको इधर ले जाओ, यही सब किया है। एंड फाइनली वी कैन से दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बस इतनी सी बात आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? आपको हर एक चीज आराम से क्लियर भी हो गई होगी, क्या चीज क्या स्टैंड करता है। समझ में आया? सब बढ़िया एकदम। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है थियोरी पोर्शन ऑफ मोमेंटम। थियोरी पोर्शन मोमेंटम का खत्म होता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हमने बात कर ली है, एग्जांपल्स की हमने बात कर लिया, और प्रूफ की भी बात कर ली है। अब बताइए किसका नंबर आता है? अब नंबर आता है न्यूमेरिकल्स का। यस, अब हम ये जरूर देख लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ ही में आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी जरूर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ओके एवरीवन, जैसा मैंने आपको बताया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी इजी क्वेश्चंस। हम बिल्कुल ही ऐसे करने वाले हैं, बहुत आसान सवालों से आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सवाल को सुनेंगे और एक बार पहले खुद ट्राई भी करके देख सकते हैं। ठीक है, करें शुरू। चलो मान लो हमारे पास बेटा यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास है 1 kg। ठीक है, मान लो ये मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड। Okay, now you have the other ball having mass 2 kg, okay, and it is moving with 4 meter per second. Okay, फिर हमने ऑब्जर्व किया, अब इनका कोलिजन हो गया। ठीक है ना, मान लो इनका कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद जो बॉल 1 kg की है, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। उसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। अगर 2 kg टकराने के बाद अब 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करे तो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। समझ गए क्वेश्चन? बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, बस ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। नो एक्सटर्नल फोर्स, जो भी फोर्स लगाया है एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे लगाया है। सो दैट मींस यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अब जब भी हमारे पास सवाल आएगा, हमारे पास जब भी सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दिस m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। बस हमें ध्यान रखना है कि जब भी सवाल आएगा हम ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। और जैसा जैसा बोला है, जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दी। m1 है, ये u1 है, प्लस ये m2 है, ये u2 है। वेरी नाइस। फिर m1 इज 1, इसकी वेलोसिटी नहीं पता, नो आइडिया, तो उसके लिए v लिख दो। m2 is 2, v2 is 1।
सभी सेम डायरेक्शन में है, सभी राइट साइड पे, इसलिए मैंने किसी भी वेलोसिटी को नेगेटिव नहीं लिया है, ध्यान रखना, ठीक है। सभी एक ही डायरेक्शन में थे इसलिए ऐसा लिया है। अब देखो ध्यान से, 10 1 जा 10, 4 2 जा 8, दिस इज v प्लस 2, 10 प्लस 8 इज कितना हो जाएगा 18, और ये वाला 2 इधर आएगा ना, तो ये क्या हो गया -2 इक्वल्स टू v। 18 माइनस 2 कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड, क्या आप देख सकते हैं। तो बस इतना सिंपल सा सवाल है, हम इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया? यस, चल देखिए अगले टाइप का सवाल, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही आ जाते हैं, एकदम सिंपल वाले टाइप के भी आते हैं, है ना। अब देखो दूसरा सवाल, मान लो ये बॉडी है जिसका मास है 3 kg and is moving in this direction with a speed of 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। और अब दूसरी बॉडी जो हमने देखी, इसका मास है 1 kg, लेकिन इस टाइम हमने देखा ये बॉडी तो इधर जा रही है विद a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हमने देखा। अब मान लो क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन हम दोनों टक्कर तो मारेंगे ना, तो हमने देखा कि 3 kg बॉल is still moving in this direction with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। तो वो पूछ रहे हैं कि 1 kg का क्या होगा, 1 kg किधर जाएगी, क्या वेलोसिटी रहेगी, क्या डायरेक्शन रहेगी, ये सवाल है। समझ में आया? ओके, वेलोसिटी इसकी पूछिए। अब देखो जैसे कि आप देख सकते हो ना, दोनों जब बॉल आपस में टकराएंगी, अब दोनों ही पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 1 kg इस डायरेक्शन में जा रहा हो, और हो सकता है टकराने के बाद 1 kg यहाँ जा रहा हो, मतलब हमें आइडिया नहीं है। ओके, हमें आइडिया नहीं। अब ध्यान से सुनो, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर की स्केलर, वेक्टर, मतलब अगर वहां जाएगा तो आंसर, मतलब आपने ये पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव लोगे, राइट राइट। तो आपको ना खुद से अपने फॉर्मूले में चेंजेस मत डालना, खुद से मत पॉजिटिव नेगेटिव लेके बैठ जाना। आप क्या करो, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करो। अगर आपकी जो बॉल है इधर जा रही होगी तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आया मतलब बॉल को 1 kg को इधर जाना है टकराने के बाद, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले मैं समझाती हूँ एक बारी लिख के, और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से सुनो, जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन आया तो हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिख लो लाइक दिस। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यूज डालो, m1 इज 3, u1 इज 4 प्लस m2 इज 1। अब ध्यान से सुनो, u2 जो है, u2 इज द वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो ये देखेंगे ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड ना, इट्स गोइंग टू लेफ्ट साइड, तो ये हो गया -2, ठीक है। अच्छा m1 कितना है 3, v1 कितना लोगे +2, बिकॉज राइट साइड जा रहा है, m2 इज 1। अब जो ये वेलोसिटी है ना, हमें पता नहीं है कि कितनी है और किस डायरेक्शन में, तो खुद से हम एज्यूम करके -v नहीं लेंगे, आप +v ही लो ऐसे, ठीक है ना। और फिर देखो सॉल्व करके, 4 3 जा 12 -2, 3 2 जा 6 प्लस v, 12 minus 2 is 10 equals to 6 plus v। ये इधर जाएगा तो 10 minus 6 equals to v, तो आंसर क्या आया 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर किस में आया, पॉजिटिव आंसर आया। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है टकराने के बाद वो राइट साइड ही जाने वाले है, ठीक है, यही मैं कह रही हूँ। अगर आंसर -4 होता ना, तो इसका मतलब होता बॉडी टकराने के बाद लेफ्ट साइड जाने वाली है। तो इस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। आप मतलब यहाँ पे तो प्लस ही लेना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस ही लेना है। क्लियर? यस। अगला सवाल देखते हैं। ओके, चलिए, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दो टाइप के सवाल समझ में आ गए, जिसमें मैंने एक में तो बताया आपको कि ये दोनों इस तरह से जा रहे हैं, ये बॉडी टकरा के उधर जा रही है, बॉडी टकरा के उधर जा रही है, डायरेक्शन सबकी सेम ली हुई है। अब इनमें क्या लिया, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलो थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप में लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि मान लो आपके पास क्या है, यू हैव दिस। क्या मेरी ड्राइंग से आपको समझ में आ रहा है, वी हैव द फिश ऑफ 5 kg, और ये भागती हुई जा रही है इधर, मान लो स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके ओके, नाउ it has mass 1 kg, it is moving here with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हुआ, ठीक है। now what happened,
क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया कि 5 kg की एक मछली थी, 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ भागती हुई जा रही थी, सामने से एक मछली आ रही थी 1 kg की, जिसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। अब हुआ क्या, चलते 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 ये मछली ने इस मछली को क्या किया, खा लिया, इटिन, है ना, ये इसके पेट में है ये मछली, ठीक है ना, ये मछली इसके पेट में है, आपको जो दिखाई दे रही है। ओके, ऐसे, ठीक है, इसने इसको खा लिया। अब एक बात बताओ, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आफ्टर दिस इंसिडेंट यू नीड टू टेल मी कि ये जो मछली है ये कितनी वेलोसिटी से आगे जा रही है, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये बॉडी इसके अंदर है, अगर ये मछली इसके अंदर है, तो क्या दोनों की वेलोसिटी अलग होगी? नहीं ना, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों ही बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही होगी। तो वो यही पूछ रहे हैं कि अब ये जो सिस्टम बन गया है, एक मछली के अंदर दूसरी मछली, इसकी वेलोसिटी बताइए क्या होगी। समझ में आया? मतलब एक इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं जिसमें दोनों ही बॉडीज एक तरह से क्या हो गई, एक तरह से साथ में आ गई, जिसको स्टिक टुगेदर भी बोलते हैं। तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, से। यू अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको सिखाया है, राइट द फॉर्मूला लाइक दिस। ठीक है, अब देखो मास कितना है 5, u1 कितना ले रहे हो +5 बिकॉज राइट साइड पे है, m2 कितना है 1, u2 क्या लोगे, u2 क्या लोगे -2, यस -2, m1 कितना है, m1 इज दिस मास विच इज 5, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v, m2 कितना मास है 1, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी v है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 5 5 25 -2, अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक v कॉमन। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप v कॉमन ले लिया करना। तो ये क्या आ गया 5 + 1, सो 25 - 2 विल बी 23 इक्वल्स टू 6v, तो v इज 23/6 मीटर पर सेकेंड। और आंसर कैसा आया, पॉजिटिव में, मतलब हम कह सकते हैं कि ये इस इंसिडेंट के बाद दोनों मछलियां राइट साइड पे जा रही है, राइट साइड पे जा रही है। इज इट क्लियर? यस, ओके। देख लो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन जाता है आपका। क्या आगे चले? चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप में किस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं। चलो, जैसे मान लो ये हमारा एक सिस्टम है जिसमें ये जो गन है, मान लो ये है 2 kg की, और इसके अंदर जो ये बुलेट है ना ये है 100 ग्राम की। पहले ये ऐसे में थे, ठीक है, ऐसे सिस्टम था हमारा। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि एकदम से जो बुलेट है ना वो गन से बाहर आई, ऐसे, ठीक है, जिसका मास क्या है 100 ग्राम, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। चलो 100 की जगह इजी करने के लिए, सिर्फ इजी करने के लिए आई एम टेकिंग 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं, ये जो आपको गन पता है 2 kg की, इसकी वेलोसिटी बताइए क्या होगी। वैसे तो हमें पता है कि जो गन है वो पीछे जाएगी, इसमें रिकॉइल होगा, होगा ना, रिकॉइल, रिकॉइल होगा, लेकिन आप खुद से माइनस नहीं लेंगे, ठीक है ना, खुद से प्लस ही लो, ऑटोमेटिकली आंसर आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चल, लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस। आपको क्या समझाया था मैंने कि आप क्या करोगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब ध्यान से सोचो, अगर हम बात करें यहां पे m1 इज द मास ऑफ द गन विच इज 2। अब ध्यान से सुनो, मैं अगर आपसे पूछूं कि गन की वेलोसिटी क्या है, फायर करने से पहले क्या गन कोई मोशन में थी, कहीं उधर उधर हिल रही थी, नहीं ना, इट वॉज एट रेस्ट ओनली, इसलिए आप u1 को क्या लोगे 0, ठीक है। उसी तरह से m2 जो है दिस इज द मास ऑफ व्हाट, बुलेट, और ध्यान से देखो वो किस में दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। सो हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू केजी, 100 डिवाइडेड बाय 1000, तब जाके वो कन्वर्ट होगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, 0.1 kg के इक्वल हो गया, 0.1 kg, तो ये हो गया 0.1, और इसकी वेलोसिटी पहले क्या थी, इट वाज आल्सो एट रेस्ट, तो दैट वाज 0 ओनली, ठीक है। चलो अब देखो मास किसका, गन का 2, इसकी वेलोसिटी तो हमें पता लगानी है तो उसको v लिख लेते हैं, और ये मास किसका है, दिस इज द मास ऑफ द
बुलेट विच इज 0.1 और इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है 5. ओके चलो अब ध्यान से देखो, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया इधर दोनों वाले, विच इज इक्वल टू 2v प्लस 0.5 हो गया ना ऐसा। चलो 0.5 को यहाँ लेके आओ तो किसमें आएगा माइनस 0.5 इक्वल्स टू 2v, बोला ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो डेसिमल को हटाओ नीचे से, ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, ये काटो 5 2 जा 10, तो ये वाला 2 इधर आएगा, तो दिस इज व्हाट -1/4 इक्वल्स टू v, राइट। -1/4 इक्वल्स टू v मतलब कि v कितना आ गया है हमारा, v आ गया है -0.25 मीटर पर सेकेंड। यू गॉट इट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो आया ना माइनस में आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जो गन है वो रिकॉइल हुई है। इसको ध्यान से देखना कि जब भी आपसे सवाल पूछेंगे इसमें रिकॉइल ऑफ द गन पूछेंगे, तो जिसका आंसर हम क्या कह रहे हैं -0.25 मीटर पर सेकेंड आया है, ये पीछे की तरफ गई है। तो मैं मतलब इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने इन 4 क्वेश्चंस पे ध्यान दे लिया है तो आपका हर सवाल बन जाएगा। एक तो ये बिल्कुल बेसिक वाला हो गया कि जिसमें सभी राइट साइड पे जा रहे हैं, कुछ इस तरह से मोशन हो रहा है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, देन यू कैन गेट द आंसर, राइट। दूसरा इस टाइप का हो गया जिसमें हम देख सकते हैं एक बॉडी यहाँ जा रही है तो दूसरी वहां जा रही है, राइट, ये हो गया। तीसरा हो सकता है कि जो बॉडीज हैं वो साथ में ही जा रही होंगी, इसको क्या बोलते हैं स्टिक टुगेदर वाला क्वेश्चन, कि ये क्या किया इन्होंने स्टिक टुगेदर। तो इस तरह से हमने ध्यान रखना है कि उन दोनों की वेलोसिटी क्या लेनी है सेम। और फिर हमारा ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें हो सकता है पूरे सिस्टम का इनिशियली क्या हो मोमेंटम 0, राइट, ये भी हो सकता है। ओके तो चलिए देखते हैं आगे सवाल। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके एनसीईआरटी का सवाल हो या कोई भी सवाल हो कितनी आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं। सो इट सेज दैट a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels। देखो ध्यान से, इसने क्या बोला है, we have a girl here, ठीक है, ठीक है, लड़की है तो बाल भी लगा ही देते हैं। We have a girl of mass 40 kg, right? Jumps with the horizontal velocity of 5 meter per second, 5 meter per second onto a stationary cart। कार्ट कैसा है, रुका हुआ, ठीक है ना। So it is at rest. Initial velocity इसकी क्या हो गई 0। The mass of the cart is 3 kg, इसका मास भी दिया गया है 3 kg। अब क्या बोला, what is her velocity as the cart starts moving। अब देखो ध्यान से, पहले ना ये लड़की तो मोशन में है पर कार्ट तो रेस्ट पे है, पर हुआ क्या, वो भागते 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 फटाफट से इस कार्ट पे बैठ गई। अब एकदम से क्या होगा ना, आप देखोगे कि जो कार्ट है ना ये भी मूव करने लगा और लड़की भी उस कार्ट पे जो थी वो भी मूव करने लगी, राइट। तो एक बात बताओ, ये दोनों अगर ऐसे मूव करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी कि अलग होगी, क्या बताया था मैंने, सेम होगी कि अलग होगी, दैट विल बी सेम बिकॉज कार्ट एंड द गर्ल इज मूविंग टुगेदर, राइट, ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं ना, तो इस वजह से दोनों की वेलोसिटी क्या लोगे आप, सेम v। तो इसने क्या ही पूछा, उसकी वेलोसिटी पूछी है ना, तो वो हमें निकालना है। करना है क्या है, जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले तो हम लिख लेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। सबसे पहले तो यही काम है हमारा। अब हमें मास किसका लिखना है, वी नीड टू राइट द मास ऑफ द गर्ल विच इज 40 kg। वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। m2 is the mass of the cart which is 3, velocity कितनी है 0 because it was at rest, ठीक है ना। अब लड़की का मास है 40, इसकी स्पीड कितनी है v, कार्ट का मास है 3, वेलोसिटी कितनी है v, दोनों की वेलोसिटी सेम है, कहीं ना कहीं स्टिक टुगेदर टाइप का केस हो गया। 5 4 20, so this is 200 प्लस 0 और बेटा ये क्या हो जाएगा 43 v। तो ये कितना हो गया v इक्वल्स टू, अभी इसको डिवाइड करोगे इसके नीचे जाओगे 200 बाय 43
मीटर पर सेकेंड। फर्दर इसको आप डेसिमल में सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं ये। तो ये हो गया 200 बाय 43 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। 4 पॉइंट समथिंग कुछ आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस। तो देखो कितनी आसानी से आपके एनसीईआरटी के सवाल बन गए हैं, जिसमें बच्चों को इतना डर लगता रहता है कि पता नहीं क्या ही करना है क्या नहीं। सिंपल अगर ये फॉर्मूला हमको लगाना आता है, वी कैन डील विद एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सही बात है? यस। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि हमने किस तरह से क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व एनसीईआरटी के भी। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप जरूर सॉल्व करें। किसी भी एनसीईआरटी क्वेश्चन में या किसी और में आपको दिक्कत है तो प्लीज टेक्स्ट मी, आप मुझे मैसेज करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है जो हम यहाँ पे सॉल्व करें। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने अच्छी खासी करी। अब आपका कोई भी सवाल बिल्कुल नहीं अटकेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस क्या, हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे रेडी रहना और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड इसी के साथ साथ जो आपको बताया था कि नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।